रज़ा मीर ने उसका सदका उतारा था। अदन भी उससे मिलने के बाद कुछ न कुछ पढ़कर उस पर फूंक देती। उरूज पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। गुड मॉर्निंग। फ्रेश फ्रेश सा जैन अंदर आया। गुड मॉर्निंग। उरूज अभी अभी सोकर उठी थी। कैसी फीलिंग्स हैं अभी? जैन ने उसे सहारा देकर बिठाया। अच्छी है, उरूज ने मुस्कुरा कर कहा। तो बताओ क्या खाओगी? जैन उसके सामने बैठ गया। सिर्फ जूस। नॉट ओनली जूस, कुछ खाना होगा साथ। उरूज ने बुरा सा मुंह बनाया। मुझे नहीं खाना। क्यों? मन नहीं है। अभी तो कह रही थी अच्छी फीलिंग है। जैन ने घूर कर कहा। हाँ मगर भूख नहीं है। उसने मुंह बसोरे कहा। पर खाना तो पड़ेगा, मैं भी कुछ लेकर आता हूँ। जैन प्यार से उसे पुचकारते बाहर निकल गया। कैंटीन से फ्रेश जूस लेने के साथ कुछ कप केक्स लेकर जैन वापसी रूम में आया। जब रहमान और अरहम को देखकर ठटका, जो उरूज को ज़बरदस्ती कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे थे। जैन ने हाथ में पकड़ा पैकेट देखा जिसमें वो अभी अभी उरूज के लिए जूस और केक्स लेकर आया था। हेलो। अरहम ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा। हेलो। जैन ने मुस्कुराने का तकल्लुफ भी नहीं किया। क्या खा रही हो? जैन उरूज की तरफ बढ़ा। सूप है। जवाब रहमान की तरफ से आया। तो तुम लाए हो क्या? उरूज ने सूप साइड पर किया। कुछ नहीं, जूस लाया था। जैन ने पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। चेहरे पर गहरी संजीदगी थी जिसे उरूज ने नोट किया। रहमान चेयर छोड़कर साइड पर हो गया। जैन ने चेयर घसीट कर आगे की और खामोशी से बैठकर जूस निकालकर उरूज को थमाया। उरूज ने गहरी नज़रों से उसे देखते जूस थामा था। केक खाओगी? लाए हो तो ज़रूर, उरूज ने मुस्कुराकर कहा। जैन ने केक निकालकर आगे रख दिया। बाबा नहीं आए? उसने केक की बाइट लेते पूछा। नहीं, थोड़ी देर तक आएंगे, जवाब संजीदगी से आया। थोड़ी देर पहले वाला जैन अब मुरझाया सा लग रहा था। एजे, हम बाहर हैं, रहमान उरूज से कहता अरहम को इशारा किए बाहर निकल गया। अरहम भी इशारा समझते उसके पीछे ही बाहर निकला था। उरूज ने पहले उन्हें फिर चेहरे पर संजीदगी सजाए बैठे जैन को देखा। क्या तुम्हें मेरे फ्रेंड्स अच्छे नहीं लगते? उसने केक वापस रख दिया। तुम्हारी इस हालत के ज़िम्मेदार वही हैं। आवाज़ में ख़ज़ाओं सी खुश्की थी। उरूज हक्का बक्का उसे देखने लगी। ऐसा नहीं है तो कैसा है? जैन अब उसकी आंखों में देख रहा था। जो होता है अच्छे के लिए होता है, प्लीज़ उन्हें ब्लेम मत करो। उसके मुंह से मरी मरी आवाज़ निकली। तुम्हें ऐसा नहीं लगता पर मुझे लगता है। जैन ने केक उठाकर उसके मुंह के आगे किया। नहीं चाहिए। उरूज ने उसका हाथ हटाया। जैन को बुरा लगा था। क्या तुम हम दोनों के बीच अपने दोस्तों को ला रही हो? वो हैरान था। मैं नहीं, तुम ला रहे हो। उसके गले में आंसू का फंदा अटक गया। मैं नहीं ला रहा, जो सच है वही बता रहा हूँ। जैन ने दोबारा केक उसके मुंह के आगे किया। उरूज ने मुंह फेर लिया। उरूज, ये क्या तरीका है? वो चिढ़कर बोला। तुम क्या कह रहे हो? तुम जानती हो मुझे नहीं अच्छा लगा तुमने उन्हें ब्लेम किया। आवाज़ भरा की आंखों में नमी उतर आई। जो सच है वही कह रहा हूँ। वो अपनी बात पर अटका था। उन्होंने जो किया वो गलत फहमी में था, मगर तुमने जो किया था उसका क्या? वो शिकायत पर उतर आई। तुम्हें मेरे साथ मेरे दोस्तों को भी कबूल करना होगा। फैसला अटल था। और अगर ना करूं तो? सर्द मोरी से कहा गया। उरूज ने भी यकीनी से उसे देखा। बोलो। दोनों की नज़रें एक दूसरे में गड़ी थीं। उरूज की आंखों से आंसू टिप टिप बहने लगे। अरे! जैन एकदम बौखला गया। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस होगी। जैन ने उसका हाथ पकड़ा। चेहरे पर शरारत थी। उरूज ने चंद लम्हे बेयकीनी से उसे देखा, फिर सर घुटनों में दिए रोने लगी। उरूज यार, मजाक कर रहा था। जैन ने उसके हाथ पर दबाव डाला। वो हिचकियों से रोने लगी। इधर देखो मेरी तरफ। जैन ने दोनों हाथों से उसका चेहरा अपनी तरफ किया। मैं मजाक कर रहा था स्टूपिड, तुम सीरियस होगी? वो गमगीन आवाज़ में बोला। मैं जानता हूँ तुम अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हो। हाँ, मुझे उन पर गुस्सा था। मुझे लगा था तुम्हारी इस हालत के ज़िम्मेदार वही हैं। जब तुम बेहोश थी मुझे डर लगा था तुम्हें खोने से। आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हें तंग कर रहा था। जैन ने नरमी से कहा। वो चंद लम्हे रुकने के बाद दोबारा रोने का शुगल मनाने लगी। आ जाओ यार, वरना ये रो रो कर अपनी तबीयत ख़राब कर लेगी। जैन ने ऊंची आवाज़ में हाँक लगाई। उरूज रोना बंद करके उसे देखने लगी। तभी दरवाज़ा खुला और सब के सब अंदर आए। सबके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। उरूज हक्का बक्का उसे देखने लगी। कैसा लगा हमारा मजाक? उसी ने चहक कर पूछा। मजाक? हाँ ना, हम बस जैन के साथ मिलकर तुम्हें तंग कर रहे थे, तूबा ने नरमी से उसके आंसू साफ करते बताया। ये कैसा मजाक था? उरूज ने गुस्से से उसका हाथ झटका। सॉरी। तूबा ने कान पकड़े। उरूज ने तेज़ घूरी से उसे नवाजा। सब खामोशी से खड़े मुस्कुरा रहे थे। तभी दुआ दौड़ती भी उसके पास आई और बेड पर चढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगी। जैन ने उसे उठाकर उरूज के पास बिठाया। आप भी थी इस प्लान में शामिल? दुआ ने मासूमियत से सर हिला दिया और ज़ोर से हंसी। सभी उसकी इस अदा पर खुलकर मुस्कुराए थे। हम तो बस ये चेक कर रहे थे कि वाकई तुमने हमें माफ़ किया कि नहीं।
सईद गर्दन पर हाथ फेरता खफीफ सा बोला, एक बार फिर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आया? ना चाहते हुए भी जुबान से शिकवा निकला था। जिन चेहरों पर मुस्कुराहट थी अब वो मुतगय्यर हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, हम बस। अरहम ने कुछ कहना चाहा जब उरूज ने उसे टोक दिया। मेरा वो मतलब नहीं था। वो खुद को कोसने लगी। आई एम सॉरी। रहमान आगे आया। बस कर दो, हो गया, सॉरी से ही पेट भरोगे क्या? सॉरी, उरूज ने तिनक कर कहा। जैन उठकर रहमान के पास आया। उस दिन के लिए सॉरी। जैन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझता हूँ। रहमान मुस्कुराया था। कौन सा दिन? उरूज ने आईब्रो उठाए पूछा। कुछ नहीं, जैन मुस्कुरा कर कहता वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। दुआ उरूज की गोद में बैठी सबके चेहरे देख रही थी, जैसे कह रही हो कि मैं भी यहाँ हूँ, अभी कुछ खिला दो, भूख लगी है। उरूज ने मस्कीन सी शक्ल बनाई। अभी तो कह रही थी भूख नहीं है। जैन ने शरारत से कहा। अब लग गई है। उरूज ने गुस्सा दिखाया। ओके डियर। गुस्सा क्यों कर रही हो? बोलो, क्या खाओगी? अल्लाह, तुम अपनी बीवी को पनौती कह रहे हो? उससे असी ने मुंह पर हाथ रखे हैरत से कहा। जहाँ जैन ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा, वहीं उरूज का कहका बुलंद हुआ। अपने कान साफ करो तो कुछ सही से सुनाई दे। मैंने पनौती नहीं, पुंडाती कहा है। जैन ने तीखे अंदाज में कहा। पनौती तो सुना था, कि पुंडाती क्या होता है? असी ने थोड़ी तले हाथ टिकाए पुरसोच अंदाज में कहा। उरूज की हंसी को स्पीड लग गई। वहीं जैन दांत कचकचा के रह गया। खामोश खड़े चारों ने दिल ही दिल में उरूज की नज़र उतारी थी। खुद जैन असी को छोड़कर उसे देखने लगा, जिसे वो पहली बार ऐसे हंसते देख रहा था। इतना मत हंसे, नज़र लग जाएगी। इतना मत हंसे, नज़र लग जाएगी। दुआ ने मासूमियत से कहा। उरूज हंसना छोड़कर मोहब्बत से उसे देखने लगी। आपको किसने कहा ज़्यादा हंसने से नज़र लग जाती है? उरूज ने उसके फूले गाल खींचते पूछा। दर्द होता है, दर्द होता है। दुआ ने मुंह बसोर के कहते अपना गाल मला जो लाल हो चुका था। ओह सॉरी। उरूज ने फौरन कान पकड़े, जिस पर दुआ हंसती सब दिलचस्प नज़रों से दोनों को देख रहे थे। वैसे तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, मेरे बिना ही शादी कर ली। अब सभी रंजिशें ख़त्म होने के बाद गिले शिकवे शुरू हो गए थे। हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे। सईद के लहजे में उदासी थी। उरूज बात समझती खामोश होगी। तुम भी तो यूं ही बिना बताए चलेगी, वापस कब आओगी ये भी नहीं बताया। पता है कितना इंतज़ार किया हम सब ने। तूबा भी शिकवे पर उतर आई। बताया तो था, वो कमाल बेनियाजी से कहती चारों पर बम गिरा गई। क्या? कब? आवाज़ रहमान के मुंह से निकली। हिंट दी तो थी। उरूज ने मज़े से जूस का घूंट भरा। कैसी हिंट? चारों की आवाज़ मिल गई। जैन भी हैरान हुआ था। असी ना समझी से उन्हें देख रही थी, जिसे किसी बात का इल्म नहीं था। 6 लेटर 6 साल। उरूज ने कंधे उचकाए। चारों भौंच का रह के चारों मुंह खोले उसे देख रहे थे। तो तुमने? ओ मेरे अल्लाह। रहमान ने सर पकड़ लिया। बाकी तीनों की हालत भी ऐसी थी। तो गोया 6 लेटर इसी लिखे थे, जिसका मतलब था वो 6 साल बाद लौट आएगी। अल्लाह। तूबा ने मारे सदमे के मुंह पर हाथ रखा। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? वो उनकी हालत से लुत्फ ले रही थी। तुम्हें पता है हम कितना तड़पे हैं? तुम्हारे लिए उनकी गलती थी तो थप्पड़ लगाती, मगर यूँ जाती तो ना। ये अरहम था जिसने इतने सालों में पहला शिकवा किया। वो नाराज़ हुआ था उससे। तुम लोगों की वजह से मैं भी बीच में फ्री में घसीटा गया। वो रूहान सा होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। गाय, सब ठीक हो चुका है अब। उरूज ने सब पर जोर दिया। अरहम खुद को ढीला छोड़ता वापस बैठ गया। असी बहुत गौर से अरहम को देख रही थी, जो सर झुकाए बैठा अपनी हालत कंट्रोल कर रहा था। इसकी कोई गलती नहीं थी, मगर फिर भी सज़ा काटी। 5 दफ़ा जिसकी कोई गलती नहीं होती, वो भी रिश्तों की लपेट में आकर बिना किसी गलती के सज़ा काटता है। अरहम भी उन्हीं में से एक था। उरूज को डिस्चार्ज मिल चुका था। जैन मीर मेंशन में ही रुका हुआ था। हैदराबाद से जैन की फैमिली उरूज की इयादत के लिए आई थी। अदन भी उसके पास ही रुकी थी। बाकी चारों भी ज़्यादा वक्त उसके साथ ही गुजारते थे। ज़िंदगी जैसी अपनी रो में लौट आई थी। अगर कुछ नहीं था तो सादिया भी, जिसे सब बहुत मिस करते। उरूज हल्का हल्का चलने लगी थी। इस मुश्किल वक्त में सब ने उसका भरपूर साथ दिया था। अब्बासी साहब उरूज के कहने पर आयत को वहीं छोड़कर अपनी एहलिया के साथ वापस हैदराबाद चले गए। उस वक्त सब लिविंग एरिया में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। सामने बड़ा टेबल खाने पीने की चीज़ों से भरा पड़ा था। मीर मेंशन में पहले वाली रौनक लौट आई थी। रज़ा मीर जितना रब का शुक्र अदा करते कम था। तुम दोनों ने अभी तक शादी नहीं की? उरूज ने कॉफ़ी का कप उठाते कहा। दोनों ने हैरत से उसके हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का कप देखा था। क्या हुआ? तुम कहती थी मेरे लिए लड़की तुम ढूंढोगी, इसीलिए मैं इंतज़ार कर रहा था कब तुम आओ और मेरी शादी हो। अरहम ने मस्कीन सी शक्ल बनाई। उरूज हल्का सा मुस्कुराई थी। और तुमने शादी क्यों नहीं की? उरूज ने संजीदगी से खामोश बैठे रहमान से पूछा।
रहमान के चेहरे पर साया सा लहरा गया, जिसे वहाँ बैठे बहुत से लोगों ने नोट किया था, जिनमें एक आयत भी थी। बस यूं ही। काफ़ी देर की खामोशी के बाद उसकी धीमी सी आवाज़ आई, क्या उसकी वजह वही है? उरूज ने गहरी नज़रों से उसे देखा। रहमान को लगा फ़िज़ा में ऑक्सीजन या लफ्ज़ ख़त्म हो गया हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी मुश्किल से ये लफ्ज़ अदा हुए थे। यार, यहाँ चल क्या रहा है? तुम्हारी एक बात की मुश्किल से समझ आती है तो दूसरी सर से गुजर जाती है। असी ने मुंह बनाए कहा। किसी ने उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। अगर मैं कहूँ तो क्या तुम शादी करोगे? कितने मान से पूछा गया था। जैन पास बैठा खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उरूज की बात समझते रहमान ज़बरदस्ती मुस्कुराया। बस आज से ये जिम्मेदारी मेरी और असी की है। क्यों असी? उरूज ने सुकून का सांस लेते असी की चाही। असी जो हंसते मुस्कुराते अरहम को देख रही थी, एकदम सीधी होती बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। उरूज के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था, जिस पर वो पुरस्रार सा मुस्कुराई। आप दोनों अकेले क्यों? मैं भी आपके साथ हूँ, आयत ने झट कहा। अरे तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? उरूज ने प्यार से कहा। तुम साउथ के लोग बहुत स्वीट होते हो। उरूज ने उसके गाल खींचे। जहाँ जैन ने मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखा था, वहीं असी का दिमाग घूम गया। तुम जिया को भूल गई जो ऐसे कह रही हो? असी ने सदमे से कहा। जिया के जिक्र पर उरूज का हलक तक कड़वा हो गया। ये जिया कौन है? आयत ने मासूमियत से पूछा। असी ने पिछले 5 सालों की स्टोरी A to Z सुना दी। सब हैरत की मूरत बने बैठे थे। और तुमने जिया का बदला उन बेचारे स्टूडेंट से ले लिया। उरूज ने लुकमा दिया। तो अच्छा ही किया। अब वो उसी जगह बैठे किसी और की रैगिंग कर रहे होंगे। असी ने खाली जनानियों वाले अंदाज में हाथ लहरा लहरा कर कहा, एजे तुमने ये सब कैसे बर्दाश्त किया? तूबा ने शर्मिंदगी से पूछा। उरूज हल्का सा मुस्कुराई, फीकी सी मुस्कान, मगर कहा कुछ नहीं। उसकी खामोशी पर तीनों जी जान से शर्मिंदा हुए थे। एक बताओ, तुम दोनों तो कहते थे पुलिस ज्वाइन नहीं करूँगा, लॉयर बनूंगा, तो फिर क्या हुआ? उरूज ने बात का रुख मोड़ते पूछा, जिसके जवाब में सईद ने A to Z सब बता दिया, जिसे सुनकर उरूज, असी, आयत, जैन सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। पर अभी पता चला इतना बुरा भी नहीं है ये काम। रहमान मुस्कुराया। उरूज मुस्कुरा भी नहीं सकी। रिश्वत लेते हो? असी ने सईद के कान के करीब सरगोशी की। क्या? वो भौंचका रह गया। रिश्वत लेते हो? हराम की कमाई। इस बार आवाज़ ऊंची थी। सईद ने नफ़ी में सर हिला दिया। वहीं सबके कह के बुलंद हुए। अरहम ने कनखियों से उसे देखा। और तुम? असी का रुख रहमान की तरफ हुआ। रहमान ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिला दिया। ऐसे सर क्या हिला रहे हो? अभी मैंने कुछ पूछा ही नहीं। असी मासूमियत से बोली। क्या पूछना है? रहमान ने उसे तीखी मिर्ची को देखा। क्या कभी किसी कसूरवार को बेकसूर और किसी बेकसूर को कसूरवार ठहराकर जेल भेजा है? असी ने मशकूक अंदाज में पूछा। अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल नहीं। रहमान ने कानों को हाथ लगाया था। फिर ठीक है, असी इत्मीनान से कहती सैंडविच खाने लगी। दोनों शौक से कैफियत में उसे देख रहे थे। तुम क्या करते हो वैसे? सवाल अरहम से था। रज़ा अंकल की कंपनी में काम करता हूँ। कमाल बेनियाजी से जवाब आया था। कभी कपला किया है पैसों का? असी ने मशकूक नज़रें उस पर गाड़े पूछा। अरहम आंखें फाड़े उसे देख रहा था। देखा रू, ये खामोश है, इसका मतलब है इसने ज़रूर कपला किया है। असी ने उरूज के कान में सरगोशी की। क्या कहा है इसने? अरहम झट बोला। कुछ नहीं। असी सीधी होती दोबारा सैंडविच खाने लगी। तीखी मिर्च? अरहम बुड़बुड़ाया। छिला हुआ आलू। असी ने नाक चिढ़ाकर कहा। एजे कहाँ से उठा कर लाई हो इसे? अरहम ने गुस्से से कहा। एक पल लगा था असी का चेहरा उतरने में। उसने हाथ में पकड़ा सैंडविच वापस प्लेट में रख दिया। उरूज ने कड़ी नज़रों से अरहम को घूरा था, जो उसके घूरने पर शर्मिंदा हो गया। सभी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। असी खामोशी से उठकर वहाँ से जाने लगी, जब उरूज ने उसका हाथ पकड़कर वापस बिठाया। तुम जानते हो, ये गुजरे 5 साल हमने एक दूसरे के साथ साई की तरह रहकर गुजारे हैं। असी ने मुझे बहुत बार जिया से बचाया। हम दोस्त नहीं, बहनें, और ये मेरी ज़िंदगी की बहुत कीमती चीज़ है। उरूज ने आखिर में शरारत से कहते चीज़ पर जोर दिया, जिस पर असी मुस्कुरा दी। उसी पर असी की नज़रें अरहम से टकराईं। क्या कुछ नहीं था उन आँखों में जो अरहम को नज़रें चुराने पर मजबूर कर गया। गाइस, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उरूज ने याद आने पर एलानिया कहा। मुझे स्पेशली तुम्हारी मदद चाहिए सईद। उरूज ने हाथ में पकड़ा कप टेबल पर रखा। सब सवालिया नज़रों से उसे देख रहे थे। आंटी अदन के बेटे को ढूंढना है, जो कैसा दिखता है, पता नहीं कहाँ रहता है, ये भी नहीं पता। उरूज ने तफसील बताई। उरूज ने अदन की सारी स्टोरी उन्हें सुना दी। सबको बहुत अफसोस हुआ। एजे बिना किसी क्लू के ढूंढना तो मुश्किल होगा, सईद ने सोचते कहा। उरूज का चेहरा उतर गया। कैसे पुलिस ऑफिसर एक काम नहीं कर सकते? उरूज ने अफसोस से कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूँगा। सईद ने उसे उम्मीद दिलाई, जिस पर उरूज ने सुकून का सांस लिया था।
उरूज ने अस्सी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अस्सी की इजाज़त मिलने पर वो मुस्कुराती हुई अंदर आई। रूह तुम? अस्सी जो मज़े से बेड पर लेटी चॉकलेट के साथ इंसाफ कर रही थी एकदम चौंकी। क्यों नहीं आ सकती? उरूज ने दीवार के सहारे चलते कहा। क्यों नहीं, तुम्हारा भी घर है। अस्सी शरारत से कहती उरूज को सहारा देकर बेड तक लाई। उरूज को अच्छा लगा था उसका यूं हक जिताना। दोनों बेड पर बैठ गईं। अस्सी ने चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाई जिसे उरूज ने थाम लिया। तुम्हें सब कैसे लगे? उरूज ने चॉकलेट की बाइट लेते बात शुरू की। सब बहुत अच्छे हैं, अस्सी ने चहक कर कहा। और अरहम? उरूज ने कनखियों से उसे देखा। अस्सी के चेहरे पर एक रंग आकर गुजरा था। उसमें एटीट्यूड बहुत है, अस्सी ने नाक चिढ़ाकर कहा। क्या? अपने सबसे शरीफ दोस्त पर ऐसा इल्ज़ाम लगने पर उरूज हैरान हुई थी। क्या बताऊं तुम्हें? अस्सी सीधी होकर बैठी। वही जो सच है, उरूज ने मायनी खेजी से कहा। अस्सी ने उरूज को घूर कर देखा। अच्छा बताओ, तुम्हें वो एटीट्यूड वाला क्यों लगा? उरूज ने बात बदली। वो अस्सी रुकी। उरूज के निकाह वाली शाम वो ब्लू कलर का लहंगा पहने तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतरने की वजह से बाल आकर उसके चेहरे पर गिरे, जिससे वो गिरती गिरती बची। अरहम ने उसे बर वक्त थाम लिया था। अस्सी ने उसका शुक्रिया अदा किया। नाम क्या है तुम्हारा? अरहम ने सरता पैर उसे देखा था। अस्सी। और तुम्हारा? अस्सी ने बालों को पीछे डालते पूछा। 90। अरहम संजीदगी से कहता कोट का बटन बंद करने लगा। अस्सी ने खूनख्वार नज़रों से उसे घूरा था। क्या मतलब, तुम मेरे नाम का मजाक उड़ा रहे हो? अस्सी ने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा। क्या मतलब, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? जवाब भी उसी के अंदाज में आया। तुम लगते क्या हो मेरे जो मैं मजाक करूं तुम्हारे साथ? अस्सी ने सीने पर बाजू बांध लिए। अस्सी, ये भी कोई नाम है? वो तमस्खर करता हंसा। कमीना, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। कुछ कहा क्या? अरहम ने कान खुजाया था। जी, आपकी तारीफ कर रही थी। अस्सी ने नाक चिढ़ाकर कहा। नहीं हुई तारीफ के लायक। अरहम ने गर्दन अकड़ाई। गलत फहमी है तुम्हारी। अस्सी हंसी थी। तो आप सही कर दीजिए। अरहम थोड़ा आगे को झुका। दूर रहो वरना जानते नहीं हो मुझे। अस्सी ने उंगली उठाई, उसे तंबीह किया। अरहम गहरा मुस्कुराया था। अस्सी को उसकी मुस्कुराहट जहर लगी थी। कमीना, इस बार वो ऊंची आवाज़ में कहती आगे बढ़ गई। तीखी मिर्ची? अरहम ने बिना मुड़े ही बुलंद आवाज़ में कहा। छिला हुआ आलू? वो भी उसी के अंदाज में कहती आगे बढ़ गई। बोलो। उरूज ने उसे सोचों में गुम देखकर कहा। अस्सी एकदम सोचों से बाहर निकली। उरूज उसे ही देख रही थी। कुछ नहीं, मुझे अंदाज़ा हुआ था। अस्सी बात पलट की। वो एटीट्यूड वाला नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, तो ये तो मुझे क्यों बता रही हो? अस्सी ने मशकूक नज़रों से उसे घूरा था। बस यूं ही। उरूज ने कंधे उचकाए। अच्छा, उसके लिए कैसी लड़की बेस्ट रहेगी? उसके जैसी एटीट्यूड वाली। अस्सी ने लापरवाही से कहा। अच्छा, तुम रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। रेस्ट की ज़रूरत तुम्हें है, आओ मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। अस्सी ने प्यार से कहा। उरूज ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अस्सी ने उसका हाथ पकड़कर उठाया और उसे उसके कमरे में छोड़कर आई। अपने कमरे में आने के बाद उसके दिमाग में अरहम की सोचें थीं। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी वो उसे क्यों सोच रही है। उरूज बालकनी में खड़ी गुजरी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। तेज़ हवा से उसके बाल उड़कर बार बार चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो वक्फे वक्फे से पीछे करती। वो इतना मगन थी उसे किसी के कमरे में आने का एहसास तक नहीं हुआ। जैन खामोशी से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उरूज के नथनों से भीनी भीनी कलोन की खुशबू टकराई। डियर पुंडाती, जान सकता हूँ तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? जैन ने सर आगे किए सरगोशी भरे अंदाज में पूछा था। उरूज की धड़कनें बढ़ गईं। जैन के होंठ उसके कान की लू को छू रहे थे। बस यूं ही अपनी बेतरतीब धड़कनों को संभालते वो बामुश्किल बोली। जैन उसके मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। तुम भी इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उरूज ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। जैन रैक से टेक लगाए खड़ा उसे ही देख रहा था। बस यूं ही। जवाब उरूज के अंदाज में ही आया। कुछ पल खामोशी की नज़र हो गई। उरूज? जैन ने गमगीर आवाज़ में उसे पुकारा। उरूज ने पलकें झुका ली। जैन ने उरूज को कंधों से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया और उरूज बौखला गई। मैं चाहता हूँ तुम्हारे बिल्कुल ठीक होते ही रुखसती हो जाए। मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता, जैन ने गमगीर आवाज़ में कहा। पर तुमने तो कहा था इंतज़ार करोगे। उरूज की सूरत उतर गई। हाँ कहा था, मगर इस हादसे के बाद मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। जैन ने उरूज के दोनों हाथ थाम लिए। जैन ने उसे टोक दिया। पहली बार कुछ मांग रहा हूँ, इनकार मत करना। वो उसके हाथों से खेलता बहुत मान से बोला था। उरूज का सर झुक गया। बाबा से बात कर लो, वो जो कहें वो अपनी रजामंदी देगी। उसे इल्म था जैन ने उसका कितना इंतज़ार किया था। थैंक यू, शिद्दत जज्बात से कहते उसकी आवाज़ रात के अंधेरे में सुर बिखेर गई। अगर कभी मैं तुमसे कुछ मांगूँ तो क्या तुम मुझे दोगे? किसी सोच के तहत उसने पूछा।
میری خوش نصیبی ہوگی اگر تم مجھ سے کچھ مانگو گی۔ وہ سرشار ہو گیا اس کی بات پر۔ کیا چاہیے؟ ابھی نہیں، سوچ کر بتاؤں گی۔ اوکے اب آرام کرو۔ زین نرمی سے اس کے ہاتھ چھوڑ گیا۔ میں تمہیں بیڈ تک چھوڑ دوں؟ وہ جاتے جاتے پلٹا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ اوکے گڈ نائٹ، زین مسکرا کر کہتا روم سے نکل گیا۔ وہ گہرا مسکراتی دیوار کے سہارے سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آیت تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی تھی جب آخری سیڑھی پر موڑتے اس کی ٹکر کسی سے ہوئی۔ وہ سر مسلنے لگی۔ اوہ سوری، رحمان بوکھلا گیا۔ اٹس اوکے، آیت نے پیشانی مسلتے کہا۔ زیادہ تو نہیں لگی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آئی ایم سوری، میری غلطی تھی۔ رحمان شرمندہ ہوا۔ نہیں، میری غلطی تھی، میں ہی بے دھیانی میں چل رہی تھی۔ آیت نے فوراً کہا، آپ زین کی بہن ہیں؟ جی، زین بھائی میرے بھائی ہیں۔ ایک ہی بات ہے۔ رحمان نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ آیت خفیف سا مسکرائی۔ عروج جمائی روکتے اپنے روم سے نکل کر ریلنگ کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ جب نظر دونوں پر گئی، اے جے کہاں ہے؟ رحمان نے پوچھا۔ شاید وہ اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ آیت نے اوپر اشارہ کیا۔ اوکے تھینکس، آئندہ احتیاط کرنا۔ رحمان مسکرا کر کہتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آیت کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ عروج کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عروج پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اب وہ بنا سہارے کے بھی چل سکتی تھی۔ اس کے ٹھیک ہوتے ہی رضا میر نے دوبارہ اس کا صدقہ اتارا تھا۔ زین اس وقت موبائل پر لگا تھا جب عروج اس کے پاس آئی۔ السلام علیکم۔ زین نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ اف، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میری پونڈاتی خود مجھ سے ملنے آئی ہے۔ زین نے دل پر ہاتھ رکھے کسی مجنوں کی طرح کہا۔ ایک بات کرنی تھی۔ عروج تھوڑا جھجکی۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا بات کرو۔ عروج سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ عروج انگلیاں مروڑتی بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ زین غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ میں چاہتی ہوں میری رخصتی کے ساتھ رحمان اور ارحم کی بھی شادی کر دیں، وہ جھجکتے کہہ گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر رحمان اور ارحم کی شادی عجیب نہیں ہوگی؟ زین نے آگے جھکتے رازدارانہ انداز میں کہا۔ عروج کی آنکھوں میں نہ سمجھی در آئی۔ دیکھو، لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے، مگر یہاں رحمان اور ارحم کی شادی عجیب نہیں ہوگی؟ چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ عروج نے بات سمجھتے اسے تیکھی نظروں سے گھورا۔ میرا مطلب تھا دونوں کے لیے لڑکی ڈھونڈ کر دونوں کی شادی ایک ہی دن کر دیں۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ اوکے ڈیئر پونڈاتی، جیسا تم چاہو، وہ رضامندی دیتا بولا، لیکن اتنی جلدی لڑکی کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں نے سب سوچ لیا ہے، عروج نے چہک کر کہا۔ زین محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب میں چلتی ہوں۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوگی۔ صرف یہی بات کرنے آئی تھی، میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے نہیں آئی تھی؟ زین نے منہ بسور کر کہا۔ نہیں، وہ مجھے کچھ کام تھا۔ وہ ہچکچائی۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ زین سنجیدہ ہوا۔ عروج دوبارہ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، تمہیں کام نہیں تھا؟ اس بار لہجے میں شرارت تھی۔ نہیں، میں بعد میں کر لوں گی۔ چند پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئی۔ عروج انگلیوں کو آپس میں مستے جا رہی تھی۔ زین صوفے سے ٹیک لگائے محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے عروج، تم یوں خاموش بیٹھی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ عروج پزل ہوئی۔ تم جیسے پہلے لڑتی جھگڑتی تھی ویسے زیادہ اچھی لگتی ہو، وہ شرارت سے بولا۔ عروج نے برا سا منہ بنایا۔ اب چلتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مائے پونڈاتی، اس کے لب ہلے تھے۔ عروج نے ارحم کو ایمرجنسی کا کہہ کر بلایا تھا اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھا اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کون سی ضروری بات؟ ارحم نے تحمل سے پوچھا۔ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ لڑکی؟ ارحم نے نہ سمجھی سے کہا۔ ہاں، لڑکی شادی کے لیے اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ نہیں، مجھے کوئی نہیں پسند، ارحم نے صاف بتایا۔ ریئلی؟ سوچ لو۔ عروج کا انداز پر اصرار تھا۔ ہاں بابا، کوئی نہیں پسند، ارحم مسکرایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جس سے میں کہوں اس سے شادی کرو گے؟ عروج بات کو پتھر پر لکیر کرنے لگی۔ اوکے، ارحم کی رضامندی پر عروج خوشی سے چلائی۔ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی ڈھونڈ لی ہے، عروج نے جوش سے بتایا۔ اتنی جلدی؟ ارحم حیران ہوا۔ تو کیا بڑے ہونے کا انتظار کرنا ہے؟ عروج منہ بنا کر بولی۔ کون ہے وہ؟ ارحم نروس ہوا۔ پہلے میری سنو۔ عروج سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں اور اسی ایک کالج میں ملے جب میں نیٹ کا ایگزام دینے گئی تھی۔ اسی کے نام پر ارحم چونکا۔ تب مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس سے دوبارہ ملوں گی، لیکن پھر ہمیں اسکالرشپ مل گئی۔ ایک ہی روم میں ہم 5 سال ساتھ رہے، ساتھ کھایا، ساتھ پڑھا، ہر پرابلم کا سلوشن ساتھ نکالا۔ ان 5 سالوں میں نے اسی کو بہت اچھے سے جانا۔ پتہ ہے ارحم، اس کی زندگی نارمل نہیں تھی، اس نے بہت کچھ سہا، اور اب میں چاہتی ہوں کہ… عروج تحمل سے بتاتی رکی۔ ارحم خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے وہ سب دو جس کے لیے وہ زندگی بھر ترسی ہے، مجھے یقین ہے تم اس کا خیال رکھو گے۔ ارحم چونکا۔ اسی مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہے، کیا تم اسے اپنی زندگی میں شامل کرو گے؟ عروج نے ایک آس سے پوچھا۔ ارحم سر جھکا گیا۔ کیا ہوا، وہ تمہیں پسند نہیں؟ عروج کا چہرہ اتر گیا۔
जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने सर उठाया तो वो मुस्कुरा रहा था। सच? उरूज खुशी से उछली। देखो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम अच्छे से सोच लो। उरूज ने अपनी खुशी पर काबू पाते कहा, एजे मैंने ये हक बहुत साल पहले तुम्हें दिया था और अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। तुम जिससे कहोगी उससे उसी से मैं आंखें बंद करके शादी कर लूँगा। उरूज की आंखें भीगी। यू आर सो स्वीट। वो किसी छोटे बच्चे की तरह सूसू करती बोली। यू टू। अरहम मुस्कुराया। लेकिन क्या तुमने उससे बात की? अरहम ने याद आने पर पूछा। अभी नहीं, पर तुम फिक्र मत करो। उरूज ने आंखें साफ करते कहा। अरहम मुस्कुरा दिया। वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी जिस पर उसे आंखें बंद करने जैसा यकीन था। उरूज को ढेरों सुकून मिला। अरहम से बात करने के बाद उरूज ने सारा मामला रज़ा मीर से और अदन से डिस्कस किया। दोनों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उरूज ने रज़ा मीर को खुद असी से बात करने का कहा। असी उनके सामने कन्फ्यूज से बैठी उंगलियां मरोड़ रही थी। देखो बेटा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। तुम मुझे परी की तरह अजीज़ हो। तुम्हारा फैसला सर आंखों पर। रज़ा मीर ने बहुत नरमी से कहा। असी की आंखें भर आईं। बाबा, आपका हुक्म सर आंखों पर, मुझे कोई एतराज़ नहीं। असी ने नम आंखों से मुस्कुरा कर कहा। रज़ा मीर के लफ्ज़ों ने उसे सरशार कर दिया था। अब इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एक बार फिर सोच लो मेरी बच्ची। रज़ा मीर ने दोबारा अपनी तसल्ली करनी चाहिए। जी बाबा, जैसे आपकी मर्ज़ी। वो नज़रें झुका गई। खुशी से तो उरूज के पैर ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मुबारक हो। उरूज ने उसके कान के करीब सरगोशी की जिस पर वो ब्लश हुई। अल्लाह अल्लाह, लड़की ब्लश कर रही है। अब उरूज की बारी थी उसे तंग करने की। असी का झुका सर मज़ीद झुक गया। अदन और रज़ा मीर ने ढेरों बलाएं ली थी उनकी। मुबारक हो। उरूज मिठाई का डब्बा थामे खुशी से चिल्लाई। सभी जवानों ने एक साथ उसे देखा। बहुत मुबारक हो। उरूज ने मिठाई का डब्बा अरहम के आगे किया। किस खुशी में? अरहम ने बर्फ़ी उठाते तजस्सुस से पूछा। बताती हूँ, पहले मिठाई तो खाओ। उरूज ने एक पीस उठाकर उसके मुंह में डाला। सब हैरत और तजस्सुस से उसे देख रहे थे। उरूज ने बारी बारी सबको मिठाई खिलाई। अब बता भी दो। तूबा ने बेताबी से पूछा। बात यह है कि अरहम का रिश्ता पक्का हो गया है। उरूज ने डब्बा टेबल पर रखते एलानिया कहा। कब, कैसे, किसके साथ, हमें क्यों नहीं बताया? कई सवाल उसकी तरफ उछले। सब्र रखो, बताती हूँ। उरूज ने हाथ के इशारे से कहा। सभी खामोश हो गए। बात यह है कि अरहम के रिश्ते मैंने पक्का किया है असी के साथ। उरूज ने ठहर ठहर कर कहा। सब हैरानी और खुशी की मिली जुली कैफियत में अरहम को देखने लगे। मुबारक हो। सईद ने आगे बढ़कर उसे मुबारकबाद दी। रहमान ने भी उसे गले लगाए मुबारकबाद दी। अरहम झेंपे झेंपे सबसे मुबारकबाद वसूल कर रहा था। ये सब कैसे हुआ? तूबा ने हैरत से पूछा। ये सब मेरा कमाल है। उरूज ने इतराते कहा। सब खुश थे और सबसे बड़ी खुशी उरूज के लिए थी जो अपनी रो में लौट आई थी। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। सईद ने उसे कंधा मारा। जवाब में अरहम ने उसे घूरा। एक और न्यूज़ है। उरूज ने दोबारा सबको खामोश करवाया। अरहम और रहमान की शादी एक ही दिन होगी और वो भी मीर मेंशन में। रहमान भौंच कर रह गया। क्या तुमने इसके लिए भी लड़की ढूंढ ली? अभी नहीं, बस वेट करो, उरूज ने कहा। रहमान सारी गुफ्तगू में खामोश रहा। बाकी सब अरहम को छेड़ने में मसरूफ़ थे। असी शर्माई सी अपने कमरे में बंद थी। असी के लिए अरहम से अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता था, उरूज ने सोचा। कभी कभी वो सोचती शायद असी उसे मिली ही इसलिए थी क्योंकि वो अरहम की किस्मत में अज़ल से ही लिख दी गई थी। उरूज लॉन में बैठी कॉफ़ी पी रही थी जब तूबा वहाँ आई। दुआ घास पर बैठी खेल रही थी। एजे, एक बात बताओ। तूबा ने ठोड़ी तले हाथ रखे कहा। हाँ पूछो। उरूज दुआ को देखती मुस्कुरा कर बोली। रहमान और अरहम की शादी एक ही दिन रखने का मकसद क्यों? कोई प्रॉब्लम है? उरूज ने कप टेबल पर रखते हैरान होते पूछा। नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर? देखो यार, इतने सालों बाद इस घर में खुशियाँ आई हैं तो मेरे पास एक प्लान है, तूबा ने राजदारी से कहा। क्या प्लान? उरूज की आंखें चमकी। देखो, अगर एक ही दिन में शादी कंप्लीट हो जाएगी तो सारा मज़ा एक ही दिन में ख़त्म। तूबा ने बुरा सा मुँह बनाया। तो फिर? उरूज ने उलझी। तो ये कि पहले तुम्हारी रुखसती हो जाए, फिर तुम्हारे वलीमे के अगले दिन अरहम की मेहंदी, फिर उसकी बारात और फिर उसका वलीमा। तूबा ने उंगलियों पर गिनवाना शुरू किया। फिर उसके वलीमे के अगले दिन रहमान की मेहंदी, फिर बारात और फिर वलीमा। ऐसे बहुत से दिन इस घर में रौनक लगी रहेगी और बहुत सारा मज़ा आएगा। तूबा एक्साइटेड सी हो गई। वाह तूबा, दैट्स अ गुड आइडिया। उरूज की आंखों की चमक बढ़ गई। उरूज ने यही बात रज़ा मीर को बताई। वो अपनी बेटी की हरकतों को देखकर बस मुस्कुरा कर रह गए। सब बहुत खुश थे। कोई नहीं था तो वो रहमान। उरूज की रुखसती की तारीख तय हो चुकी थी। उरूज ने अदन को मज़ीद वहाँ रोक लिया। उसकी छुट्टियों का मसला था जिसे उरूज ने तैयबा से कहकर हल करवा लिया था, जिससे अदन को लंबी लीव मिल गई। कल जैन और आयत की वापसी थी। बारात हैदराबाद से फार्म हाउस और वहाँ से मेन मेंशन आनी थी। आयत बोर हो रही थी इसीलिए किचन में चली आई जहाँ सितरा चाय बना रही थी।
آپ کچن میں کچھ چاہیے؟ سدرا نے پوچھا۔ نہیں، میں گھر میں بور ہو رہی تھی تو سوچا کوئی کام کر لوں، آیت نے کہا۔ آپ کام کیوں کریں گی؟ گھر میں بہت سے ملازم ہیں کام کرنے کے لیے، سدرا نے فوراً انکار کیا۔ کوئی بات نہیں، گھر میں ملازم ہی کام کریں، ضروری تو نہیں آپ مجھے کوئی کام دیں پلیز، آیت نے ریکویسٹ کی۔ ٹھیک ہے، آپ یہ چائے رحمان صاحب کو دے آئیں۔ سدرا نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھ کر اسے دیا۔ آیت پہلے تھوڑا ہچکچائی، پھر ٹرے تھام کر شکریہ کے ساتھ باہر نکلی۔ اب اس کا رخ لان کی طرف تھا۔ رحمان کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، کالا کوٹ کرسی سے جھول رہا تھا۔ آیت نے ہچکچاتے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ رحمان نے فون کاٹتے کان سے ہٹا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ السلام علیکم، آیت نے دھیمے سے کہا۔ وعلیکم السلام، آپ چائے کیوں لائی؟ رحمان خوامخواہ شرمندہ ہوا۔ کوئی بات نہیں، آیت نے دھیمے سے کہا، نظریں جھکائیں۔ بہت شکریہ، رحمان نے کپ اٹھایا۔ کوئی بات نہیں، دوبارہ وہی جملہ۔ آپ کرتی کیا ہیں؟ کپ کو ہونٹوں سے لگاتے سوال کیا۔ اسٹڈی کرتی ہوں۔ گڈ، رحمان مسکرایا تھا۔ اور آپ شاید لائر ہیں؟ آیت نے کوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جی، بجا فرمایا۔ آیت حیران ہوئی۔ کیا ہوا، کچھ غلط کہا؟ رحمان نے اس کی حیرانی بھانپتے پوچھا۔ آپ اتنی اچھی اردو کیسے بول لیتے ہیں؟ اس کی بچکانہ بات پر رحمان مسکرایا تھا۔ سیکھی تھی۔ اوہ، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیں۔ آیت ہچکچاتے بیٹھ گئی، نظریں ٹیبل پر جمی تھیں۔ ایک بات پوچھوں، آپ برا تو نہیں منائیں گی؟ رحمان نے ہچکچاتے کہا۔ جی پوچھیے۔ نظریں ہنوز جھکی تھیں۔ ایجے اور زین کیسے ملے؟ آپ کو پتہ ہے ان کی سٹوری؟ جی مجھے پتہ ہے، اور ان کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے، آیت جوش سے بولی۔ اوکے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو سنا دیں۔ رحمان اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ جی میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ آیت جو بور ہو رہی تھی، اسے موقع مل گیا تھا ٹائم سپینڈ کرنے کا۔ تو سنیں بھائی اور عروج کالج میں ملے تھے۔ کالج میں؟ رحمان حیران ہوا۔ تو کیا عروج نے اپنی پڑھائی کا آخری سال پورا کیا تھا؟ اس نے سوچا۔ پھر بھائی نے عروج کی ریگنگ کرنے کی کوشش کی، اور پتہ ہے کیا ہوا؟ آیت زور سے ہنسی۔ رحمان دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکائے اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔ عروج نے الٹا بھائی کی انسلٹ کر دی، وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی، اور رحمان اس معصوم سی پری پیکر کو دیکھ رہا تھا۔ عروج ٹھنڈی ہوا کے لیے بالکنی میں آئی تھی، جہاں اس کی نظر آیت اور رحمان پر پڑی، جو ہنستے مسکراتے باتیں کر رہے تھے۔ عروج نے دل میں ہی ان کو ڈھیریں بلائیں لی، جب لڑکی گھر میں ہے تو باہر ٹائم خراب کرنے کی کیا ضرورت؟ عروج ہم کلام ہوتی زین کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ آیت حرف بہ حرف رحمان کو ساری سٹوری بتا رہی تھی۔ رحمان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی ایج کیا ہے؟ رحمان نے اسے ٹوکتے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی؟ وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ آپ کی ایج 22 سال، آیت نے پزل ہوتے بتایا۔ پر آپ تو دیکھنے میں چھوئی موئی سی لگتی ہیں۔ رحمان جی بھر کر حیران ہوا۔ آیت کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی رحمان کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار جیسی تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ آیت اس کے یوں دیکھنے پر پزل ہوگی۔ رحمان گلا کھنکار کر سیدھا ہوا۔ بہت انٹرسٹنگ سٹوری تھی۔ رحمان خود بھی پزل ہوا۔ جی، آیت اتنا ہی بولی۔ ارے آپ کی چائے تو ٹھنڈی ہو گئی، میں اور لے آتی ہوں۔ آیت اٹھی۔ نو اٹس اوکے، ابھی مجھے نکلنا ہے۔ رحمان بھی کھڑا ہو گیا۔ پر آپ نے تو چائے پی نہیں، آیت نے معصومیت سے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں زیادہ تر یہی پایا جاتا ہوں، تو بعد میں پی لوں گا، ابھی چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ رحمان آخری نگاہ اس پر ڈالتا اپنا کوٹ اٹھائے پورچ کی طرف چل دیا، جہاں اس کی کار کھڑی تھی۔ اللہ حافظ، آیت نے دھیرے سے کہا۔ اس کی نظریں جاتے ہوئے رحمان کی پشت پر تھیں۔ عروج نے زین کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کم ان، اندر سے مصروف سی آواز آئی۔ عروج دروازہ کھولتی اندر آئی، جہاں زین پیکنگ کرنے میں مصروف تھا۔ عروج کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ زین کپڑے چھوڑتا سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں کر دوں پیکنگ؟ عروج نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے کپڑے تھامے۔ نو ڈیئر پنڈاتی، پہلے گھر آ جاؤ، پھر یہ سب کام کرنا۔ زین نے کپڑے واپس لیتے کہا۔ میں کر دیتی ہوں۔ عروج نے دوبارہ کپڑے تھامے۔ اوکے، ایسی وش، وہ کہتا آرام سے ایک سائڈ ہو گیا۔ عروج کپڑوں کو تہہ لگاتی بیگ میں رکھنے لگی۔ عروج کپڑے طے کرتی منہ میں صورتیں پڑ رہی تھی۔ زین بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سارے کپڑوں میں کوئی ایک عتی دوسرے رنگ کا ہوگا، ورنہ سارے بلیک ہی تھے۔ لگتا ہے بلیک کلر تمہارا پہلا پیار ہے، عروج نے بیگ کی زپ بند کرتے کہا۔ ہاں، وہ مختصر بولا، نظریں ابھی بھی اسی پر تھیں۔ اس کی نظروں سے عروج پزل ہونے لگی۔ اور دوسرا؟ وہ جھجکی۔ میری امی۔ تیسرا؟ ڈیڈ۔ چوتھا؟ آیت۔ عروج نے منہ بنایا۔ اور پانچواں؟ وہ آخری کوشش کرتی دوبارہ بولی۔ میری کار، وہ اطمینان سے بولا۔ عروج برا سا منہ لیے بیگ ایک طرف رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زین دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو منہ میں کچھ بڑبڑائی جا رہی تھی۔ یہ نہیں پوچھو گی میرا عشق کون ہے؟ زین اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ عروج کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ زین نے اس کے موم ہاتھوں کو پکڑ لیا۔
पूछोगी नहीं? उसके हाथों की पुष्ट को अपने अंगूठे से सहलाते वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। कौन है? उरूज ने अटकते पूछा। तुम। 3 लफ्ज़ों ने उसका सांस चंद लम्हों के लिए बंद कर दिया। TUM, तुम हो मेरा इश्क। 5 साल पहले उसने इन्हीं लफ्ज़ों में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और आज 5 साल बाद वो इन्हीं लफ्ज़ों में अपने इश्क का इजहार कर रहा था। दूसरा तुम, तीसरा तुम। वो खिलखिला कर हंसी, वो भी खुलकर मुस्कुराया। कुछ मांगो तुमसे? कितने हक से कहा गया मांगो। वो बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। दोगे? यकीन करना चाहा। मांगो, प्रॉमिस दोगे? मांगो। तीसरी बार भी वही अल्फाज, आयत दे दो। वो झिझकते तेजी से कहेगी। जैन ने ना समझी से सर हिलाया। वो तुम्हारी भी उतनी है जितनी मेरी है। उसने बात को ना समझी में टाला। हाँ, पर मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, उरूज ने ठहरे ठहरे कहा। तो नज़रों में सवाल था। आयत दे दो रहमान के लिए। जैन ने यकदम उसके हाथ छोड़ दिए। क्या कह रही हो? वो बेयकीनी से पीछे हुआ। आयत का रिश्ता रहमान के लिए? उरूज ने ज़ुबान को तर करते कहा। जैन बिना कुछ कहे उठकर दूर जा खड़ा हुआ। उरूज की तरफ उसकी पीठ थी। जानती हो क्या कह रही हो? चंद लम्हों बाद उसकी सर्द आवाज़ गूंजी। उसमें कुछ गलत नहीं है, मैं इज्जत से उसका रिश्ता मांग रही हूँ। उरूज को उसका रवैया अजीब लगा। हाँ, मगर उनका कोई जोड़ नहीं है। मैं ऐसे इंसान को अपनी बहन कैसे दूँ जिसका माजी इतना बुरा था? उसकी आवाज़ ऊंची थी। मैं मानती हूँ, मगर वो उसका माजी था, अब उसका फ्यूचर है जो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। मुझे नहीं मंजूर। वो बात ही ख़त्म कर गया। उरूज बेयकीन से उसकी पुष्ट देख रही थी। क्यों? मैं उसका भाई हूँ और एक भाई होने के नाते मैं ये हक रखता हूँ कि उसके लिए सही गलत का फैसला करूँ। जैन पलटा। मैं मानती हूँ, मगर रहमान बुरा नहीं है। उरूज ने वजाहत दी। मैं उसे बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जिसके दिल में कोई और हो उसके साथ अपनी बहन की शादी नेवर। फैसला अटल था। बाज़ दफ़ा अपनों से भी कुछ बातें राज़ी रखी जाए तो बेहतर है। उरूज को आज समझ आया था, वो उसे भूल चुका है। उसने कमज़ोर सी दलील दी। तुमसे उसने कहा ऐसा? नहीं तो? मैं जानती हूँ। उरूज ने सर झुकाया। अगर वो उसे भूल चुका है तो उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जैन ने उसे लाजवाब कर दिया। वो खामोश रही। जैन जेबों में हाथ डाले उसे देख रहा था। मुझे दोनों साथ अच्छे लगे, इसीलिए कहा। चंद लम्हों बाद वो बोली। सर हनूर चुका था। तुमने उन दोनों को साथ कब देखा? जैन ने अचंभे से कहा। तुम्हें इससे क्या? वो सर उठाए सटमोरी से बोली। देखो उरूज, मैं अगर आयत मान जाए तो? उरूज ने उसे टोकते कहा। अगर वो मान जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो धीरे से बोला। मैंने बहुत मान से मांगा था तुमसे। अगर आयत मना करती तो मुझे इतना बुरा ना लगता, लेकिन गले में आंसुओं का फंदा अटक गया। मान देते ही क्यों हो, अगर तोड़ना ही होता है तो? वो बहते आंसुओं के साथ तेज़ी से रूम से निकली। जैन शर्मिंदा सा खड़ा रह गया। वो भाई था, उसका हक रखता था, मगर उरूज को कैसे समझाता? रज़ा मीर को बताने पर वो थोड़े हैरान हुए। पर परी, ये कैसे? हाँ या ना बाबा, ये बताएं, आप रहमान की तरफ से आयत के मामा बाबा से बात करेंगे? अरूज ने उनकी बात काटते दो टोक पूछा। ठीक है, मैं करूँगा बात। थोड़ी देर की सोच के बाद उन्होंने हामी भरी। बाबा, अरूज खुशी से उनसे चिमट गई। पर तुमने रहमान से की बात? रज़ा मीर ने उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखते पूछा। बाबा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो ना नहीं करेगा। उरूज ने ईमान से कहा था। उरूज और रज़ा मीर जैन और आयत को एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। दोनों में दोबारा कोई बात नहीं हुई। दोनों ही एक दूसरे से नाला थे। आयत उरूज से मिलती रज़ा मीर के पास आई। रज़ा मीर ने उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा। जैन ने उरूज को देखा जो उसे नज़रअंदाज करती इधर उधर देख रही थी। जैन को बुरा लगा था उसका नज़रअंदाज करना। जैन रज़ा मीर से मिलता एक अलविदा नज़र उरूज पर डालता आयत के हमरा चल दिया। उरूज की नज़रों ने दूर तक उनका पीछा किया था। आज काफ़ी दिन हो गए थे उन्हें गए। ना ही उरूज ने उसे फ़ोन किया और ना ही जैन ने उसे। उस वक्त पांचों स्टूडियो में मौजूद थे। एक दूसरे के सामने बैठे पांचों अजीब सी कैफियत का शिकार थे। तुम्हें पता है चे, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ जैसे फीका सा हो गया था। हर चीज़ रंग ख़त्म हो गई थी। बहुत याद आई थी तुम्हारी, तूबा ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। उरूज फीका सा मुस्कुराई। क्यों गई थी छोड़कर? शिकवा अरहम की तरफ से आया। अगर मैं नहीं जाती तो तुम अक्षय से अरहम कैसे बनते? उरूज ने रसानियत से कहा। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद हम सब ने उर्दू सीखी थी, सईद ने इश्तियाक से बताया। अच्छा, फिर तो मैं तुम सबका उर्दू का टेस्ट लूँगी, उरूज जोश से बोली। ओके, चारों सीधे होकर बैठ गए। जो लफ्ज़ बोलूँगी 3 लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। चारों ने सर हिला दिया। उरूज तूबा की तरफ मुड़ी। गुरिया, रोना, वीपिंग, विलाप, नासे, कमज़ोर, नर्वल, पावरलेस, दहर, दुनिया, संसार, वर्ल्ड, दोस्ती। स्टूडियो में खामोशी छा गई। सवाल रहमान से था। भरोसा, एतबार,
ब्लाइंड ट्रस्ट और एजे। उरूज मुस्कुराई थी। तुमने स्टडी का आखिरी साल पूरा किया? रहमान ने याद आने पर पूछा। हाँ, जवाब मुख्तसर था। तुम तो कहते थे मुसलमान बेवफा धोखेबाज होते, तो फिर तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया? ना चाहते हुए भी जुबान पर तर्ज आ गया। क्योंकि मैं गलत था। मुसलमान बेवफा धोखेबाज नहीं होते, वो वफादार होते हैं। उन जैसा कोई नहीं होता। वो दूसरों के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं। वो नदामत से सर झुकाए कह रहा था। मैंने बाबा से कहकर जैन के पेरेंट्स से तुम्हारे और आयत के रिश्ते की बात की है। रहमान अपनी जगह से उछला। बाकी तीनों भी शौक की कैफियत में उसे देखने लगे। एजे, वो छोटी है मुझसे, ये सब कैसे? लड़की हमेशा लड़के से छोटी होती है, उरूज ने संजीदगी से कहा। पर एजे, क्या तुम मना कर रहे हो? उरूज ने सख्ती से उसे टोका। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। रहमान सटपटा गया। तो बताओ, आयत से शादी करोगे? रहमान बेबस सा उसे देखने लगा। तीनों खामोशी से बैठे थे। क्या मैं इतनी अच्छी लड़की को डिज़र्व करता हूँ? उसने जैसे खुद से पूछा। हाँ करते हो। जो हो चुका उस पर मातम करने के बजाय जो मिल रहा है उस पर शुक्र करो, उरूज ने अपना लहजा हमवार रखते कहा। रहमान मुस्तरब सा खड़ा था। तुम बताओ, करोगे शादी? एजे, मैं हाँ या ना? वो फिर सख्ती से टोक गई। ठीक है, जैसे तुमको। वो दिल पर पत्थर रखकर कह गया। वो निहाल होगी। मुझे पता था तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगे। उरूज के अंग अंग से खुशी फूटने लगी। तीनों भी खुशी से मुस्कुराए थे। रहमान, तुमने हाँ कह के मेरी सारी तकलीफ़ें दूर कर दी। सारा हिसाब बराबर हो गया। वो सरशार सी बोली। रहमान ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया। उरूज रज़ा मीर को कल ही हैदराबाद जाने का कहकर अपने कमरे में आई। जब उसका फ़ोन रिंग हुआ, नंबर देकर उरूज के मुंह बनाकर कॉल काट दी। दोबारा कॉल आने पर उरूज ने गुस्से से मोबाइल कान से लगाया, मगर खामोश रही। दूसरी तरफ भी गहरी खामोशी थी। कैसी हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसकी भारी आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें उससे क्या? वो रुखाई से बोली। नाराज़ हो? गमगीन आवाज़ में पूछा गया। नहीं, नाराज़गी से कहा गया। आई एम सॉरी। वो इतनी नरमी और मोहब्बत से बोला था। रूज के दिल ने भी इख्तियार एक बीट मिस की। बोलो कुछ। उसकी खामोशी पर वो गहरे सांस लेता बोला। क्या बोलूं? दूर बैठे भी वो शर्मा रही थी। नाराज़ हो? फिर वही सवाल। थी। उसके मुख्तसर कहने पर जैन के दिल से ढेरों बोझ उतर गया। आई लव यू। वही आवारगी भरा लहजा। उरूज ब्लश हुई। कभी उसका जवाब भी दे दिया करो। वो बेचारगी से बोला था। मेरी मर्जी। वो शरारत से बोली। जैन गहरा सांस भर कर रह गया। रुखसती में 3 हफ्ते बाकी थे। उरूज और अस्सी हॉस्पिटल जाना शुरू हो गई। सईद ज़ोरों शोर से अदन के बेटे की तलाश में था। बहुत मेहनत के बाद एक लू हाथ आया। अदन का शोहर दिल्ली में ही रहता था। अगले दिन रज़ा मीर हैदराबाद गए थे। तैयबा और अब्बासी साहब सुनकर थोड़ा जुज़बुज़ हुए। जैन भी वहीं मौजूद था। बहुत उम्मीद से आया हूँ आपके पास। काफ़ी देर की खामोशी को रज़ा मीर की आवाज़ ने तोड़ा। हम सोच कर बताएंगे, अब्बासी साहब ने संजीदगी से कहा। थोड़ी देर मज़ीद वहाँ रुककर रज़ा मीर वापसी के लिए निकल गए। मुझे तो हैरत हो रही है, उन्होंने ऐसे कैसे रिश्ता मांग लिया। जैन अभी अभी रज़ा मीर को एयरपोर्ट छोड़कर वापस लौटा था जब अब्बासी साहब की आवाज़ पर रुका। ऐसे कैसे का क्या मतलब? इज्जत एहतराम से रिश्ता मांगने आए थे, तैयबा ने कहा। हाँ, मगर उस लड़के का माजी कुफर में गुजरा है। अब्बासी साहब की तरफ से पहला एतराज़ आया। वो माजी था, अब अल्लाह ताला ने उसे हदायत दी है, बजाय पीछे देखने के हम आगे देखें तो बेहतर होगा। पहला एतराज़ रद्द हो गया। आयत अभी पढ़ रही है। दूसरा एतराज़, पढ़ाई शादी के बाद भी मुकम्मल हो सकती है। दूसरा एतराज़ भी रद्द। मगर इतनी जल्दी शादी? उन्होंने परेशानी से कहा। बेटी जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए तो बेहतर है। तैयबा ने तीसरा एतराज़ भी रद्द कर दिया था। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। अब्बासी साहब इस तराबियत की कैफियत में बोले। भाई साहब ने खुद लड़के की गारंटी ली है और उरूज को तो आप जानते हैं, वो कितनी अच्छी और सुलझी हुई बच्ची है। वो लड़का भी वैसा ही होगा, आप फिक्र मत करें। तैयबा ने तहम्मुल से कहा। मगर डैड, बेहतर है कि आप आयत से पूछ लें। अब्बासी साहब के कुछ बोलने से पहले ही जैन लिविंग एरिया में दाखिल हुआ। अगर वो हाँ कर देती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैन ने कहकर बारी बारी दोनों की तरफ देखा। जैन की बात से दोनों ही मुत्तफिक लग रहे थे। मैं बात करता हूँ, आप बेफिक्र हैं। जैन उनकी परेशानी दूर करता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। आयत अभी अभी नमाज पढ़कर फारिग हुई थी, दुपट्टा वैसे ही नमाज की सूरत बंदा था। जैन इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुआ। भाई आप? आयत को खुशगवार हैरत हुई। आज क्या लेने आए हैं? वो शरारत से बोली। कुछ कहने और पूछने आया हूँ। जैन मुस्कुरा कर कहता आगे आया। क्या कहना और पूछना है? बैठो यहाँ। जैन ने उसे बेड पर बिठाया और ख़ुद भी बैठ गया। आयत सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी।
आयत देखो, मेरी बात का सोच समझ कर जवाब देना। जैन संजीदा हुआ। क्या बात है भाई? उसे तशवीश हुई। आयत, रज़ा अंकल आए थे। जैन ने बात का सिलसिला शुरू किया। हाँ वो तो पता है, आयत मासूमियत से बोली। लेकिन ये पता है क्यों आए थे? आयत ने नफी में सर हिलाया। रहमान के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर। क्या? आयत अपनी जगह से उछली। पर भाई देखो आयत, तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। जैन ने उसकी बात काटते यकीन दिलाया। आयत दोबारा बैठ गई। सोच लो। जैन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। आयत की आंखों के आगे रहमान का चेहरा लहराया था। आपकी एज क्या है? इट्स ओके, मेरी गलती थी। आप चाय लेकर क्यों आई? उसका हर जुमला आयत के कानों में गूंजने लगा। आयत? जैन ने उसे खोए देखकर पुकारा। जी भाई, वो चौंकी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जैन ने उसके हाथ पर दबाव डाला, जैसे यकीन दिला रहा उसका फैसला सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। भाई मेरी पढ़ाई। वो पजल हुई। अम्मी का कहना है शादी के बाद भी कर सकती हो। जैन ने कानों सुना कहा। क्या डैड अम्मी राजी हैं? वो थोड़ा कंफ्यूज हुई। उनकी रजामंदी मायने नहीं रखती। तुम बताओ, चाहे वक्त ले लो। जैन नरमी से बोला। वो उसे किसी भी तरह प्रेशराइज नहीं करना चाहता था। कमरे में खामोशी छा गई। आयत सर झुकाए बैठी थी। जैन उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने सर उठाया। वो मुस्कुरा रही थी। भाई जैसे अम्मी और डैड की मर्जी। वो थोड़ा मुस्कुरा और थोड़ा शर्मा कर बोली। जैन उसका जवाब समझकर मुस्कुराया था। वो मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरता कमरे से निकल गया। फ़ोन मीर मेंशन पहुंच चुका था। अरूज के तो पैर ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। अब्बासी साहब के कहने पर रुखसती की तारीख थोड़ी आगे कर दी गई थी। उनका कहना था इतनी जल्दी सारी तैयारियां नहीं हो सकती। सब बहुत खुश थे, पर कोई था जो ना खुश था। उन उदास अजीब सी कशमकश थी। रहमान उंगलियों में सिगरेट फंसाए रॉकिंग चेयर से टेक लगाए झूल रहा था। अरूज ने उसे लेकर आज शॉपिंग पर जाना था। क्यों किया तुमने ऐसा? दिल में कहीं वो उस बेवफा धोखेबाज से मुखातिब था। एक नन्हा सा आंसू उनकी आंख से कोने से बहा, जिसे उसने बेदर्दी से मसला था। टेबल पर पड़ा उसका मोबाइल बजा। कॉल अटेंड करके उसने मोबाइल कान से लगाया। रहमान कहाँ हो? हम मॉल पहुंच चुके हैं। 8 पीस से उरूज की आवाज़ गूंजी। बस निकल रहा हूँ। उसने जल्दी सिगरेट एस्ट्रे में डाली। निकल रहे हो? मतलब अभी तक निकले नहीं? 10 मिनट में यहाँ पहुंचो, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। गुस्से से कहती वो कॉल काट की। रहमान मोबाइल कान से हटाते मुस्कुराया था। रब ने तुम्हें सब लुटा दिया और तुम अभी भी बेसुकूनी में बैठे हो। ये तो नाशुक्री है ना? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाता उठा और अपना ब्लैक कोट पहने बाहर निकला। शॉपिंग बैग्स एक तरफ रखते सभी गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठे थे। वेरी बैड एक्सपीरियंस, अरहम ने थके से अंदाज में कहा। अभी शादी के बाद इन सब की आदत हो जाएगी, उरूज ने उसे छेड़ते कहा। वैसे हमारी होने वाली वो कहाँ है? अरहम ने याद आने पर इधर उधर नजरें दौड़ाई। किचन में होगी, उरूज ने अंदाजन कहा। जितनी वो खाने की शौकीन थी, उरूज ने वैसे ही अंदाज़ा लगाया। मैं ज़रा पानी पी कर आता हूँ। वो खांसता हुआ उठा। ड्रामे बंद करो, तूबा ने उसे लताड़ा था। वो बतीसी दिखाता सीधा किचन की तरफ बढ़ा। उसी शेल्फ पर बैठी पाँव चलाती आइसक्रीम खा रही थी। सिदरा भी पास ही थी। अरहम ने गला किंकार कर उसे मतवज्जे किया। असी ने एक नागवार नज़र उस पर डाली और वापस आइसक्रीम खाने लगी। सिदरा काम का बहाना बनाती किचन से वॉकआउट कर गई। वैसे लड़कियां शादी से पहले शर्माती लुझाती हैं, और तुम तोबा तोबा कितनी बेशर्म हो। अरहम ने कानों को हाथ लगाए। मैं उन लड़कियों में से नहीं। असी बाउल साइड पर रखती जंप लगा कर नीचे उतरी। मुझे पता नहीं था अजय का टेस्ट इतना बुरा है। उसका इशारा असी की तरफ था। मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला। वो तुर्की बतुर्की बोली। हेलो, थोड़ी तमीज़ से बात करो, होने वाला शोहर हूँ तुम्हारा। अरहम ने गर्दन अकड़ाए रोब झाड़ा था। तुम भी थोड़ी तमीज़ इख्तियार करो, होने वाली बीवी हूँ तुम्हारी। असी भी उसी के अंदाज में बोली। बीवी क्या, गले पड़ने वाली बला। अरहम बुड़बुड़ाया। असी के चेहरे पर साया सा लहरा गया। उसे देखकर अरहम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वैसे बला इतनी खूबसूरत हो तो गले पड़वाने में कोई मसला नहीं। अरहम ने बात का रुख बदलते कहा। ज़्यादा फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये शादी सिर्फ बाबा की वजह से कर रही हूँ। उसने जिताना ज़रूरी समझा। मैं भी ये शादी सिर्फ एजे की वजह से कर रहा हूँ। अरहम गर्दन अकड़ा कर बोला। भाड़ में जाओ तुम। वो झुंझला कर कहती साइड से जाने लगी। जब अरहम ने उसका रास्ता रोका, असी का सर जोर से उसके सीने से टकराया था। अल्लाह! वो पेशानी मसलती कराह कर पीछे हुई। क्या मसला है तुम्हारा? वो गुस्से से चिल्लाई। सॉरी जोर से लगी। उसके लहजे में फिक्र थी। असी बिना जवाब दिए पेशानी मसलती रही। आई एम सॉरी, होने वाली बीवी। अरहम ने बीवी पर जोर देते शोखी से कहा। असी ने तेज नजरों से उसे घूरा। भाड़ में जाओ तुम। वो गुस्से से कहती किचन से निकली थी। तीखी मिर्च? उसने पीछे से हाँक लगाई। छिले हुए आलू?
अस्सी टिका कर कहती निकल गई। अरहम के लब मुस्कुराहट में ढले थे। कल अरूज की रुखसती थी। पाकिस्तान से मेहमान भी पहुंच चुके थे। सारी अरेंजमेंट्स मुकम्मल हो चुकी थी। अरूज रज़ा मीर के कमरे में बैठी थी। कल मेरी परी इस घर से रुखसत हो जाएगी। वो आंसुओं के दरमियान मुस्कुराए। तुम्हारे बाबा बहुत याद करेंगे तुम्हें। उन्होंने रोते हुए उसे अपने साथ लगाया। प्लीज़ बाबा रोए मत। वो मोटे मोटे आंसू बहाती बोली। अरे पागल, ये तो खुशी के आंसू हैं। पता ही नहीं चला कब मेरी बेटी इतनी बड़ी होगी। कोशिश के बावजूद भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक बार फिर जुदाई का वक्त आ गया था। दोनों बाप बेटी रो रहे थे। उरूज की मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। मीर मेंशन में जश्न का समा था। जहाँ मेहंदी की रस्म थी वहाँ घर के मर्दों के सिवा कोई मर्द मौजूद नहीं था। रहमान ने ये इंतज़ाम ख़ास अपनी निगरानी में करवाया था। अस्सी और तूबा ने उसे छेड़ छेड़ कर उसका जीना हराम कर दिया था। पीले रंग के सादा से सूट में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी लड़कियों ने एक जैसा कॉम्बिनेशन किया था। सारी रात मेहंदी का फंक्शन चला। बारात आने में कुछ ही वक्त बाकी था। अरूज सजी सबरी शर्माई सी शीशे के सामने बैठी थी। तूबा और अस्सी उसका जीना हराम करने में मसरूफ थी। दुआ उनके करीब बैठी खेल रही थी। यकदम बारात आने का शोर उठा। अरूज की धड़कनें बढ़ गई। तुम बैठो, मैं आती हूँ, तूबा जल्दी से कहती बाहर निकल गई। अस्सी भी चुपके से पीछे लपकी। अरूज ने खुद को एक नज़र आईने में देखा। क्या यह सब ऐसे ही लिखा था? जैन को मेरी किस्मत ने, अस्सी को अरहम की और आयत को रहमान की। क्या ये सब इसीलिए हुआ था? अगर मैं कभी हैदराबाद नहीं जाती तो जैन से ना मिलती, ना ही अस्सी और आयत से। वो सोच रही थी जो उसकी गुजरी ज़िंदगी में हुआ, क्या उसकी यही वजह थी? तभी अदन आई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। उसने दोनों हाथों से अरूज की बलाएं ली। आयत भी पीछे ही दोनों समेत दाखिल हुई। माशाल्लाह भाभी, आप तो चांद लग रही है। भाभी लफ्ज़ पर अरूज झेम की। चलो नीचे चलें। तूबा ने उसे सहारा देकर उठाया और साथ ही दुआ को भी। चारों शान से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आईं। दोनों ने उसका लहंगा थाम रखा था। जैन की नज़रें अरूज पर टिक गईं। अरूज की नज़रें उससे मिली और हया के मारे वो पलकों की झालर गिरा गई। जैन सो वारी किया था उसकी अदा पर। उसे लाकर जैन के मुकाबिल बिठा दिया गया। अरूज गर्दन झुकाए बैठी थी। कैमरे में मुख्तलिफ सामियों ने उनकी तस्वीरें ले रहा था। बहुत प्यारी लग रही हो डियर पोंडाती। जैन ने उसके कान के करीब सरगोशी की। अरूज मुस्कुरा कर मजीद सर झुका गई। अस्सी उसके बगल में आकर बैठे बैठे फोत हो गई हो क्या? उसने तशवीर से कहते अरूज का कंधा हिलाया। अरूज ने सर उठाकर उसे घूरा। शुक्र है। अस्सी ने बेख्तियार दिल पर हाथ रख के सुकून का सांस खारिज किया। वरना जैसे बैठी थी एक पल के लिए मुझे लगा तुम्हारा इंतकाल हो गया है। अस्सी गहरा सांस लेती बोली। अरूज ने आंखें फैलाकर उसे देखा। कंटिन्यू। अस्सी कहती वहाँ से उठ गई। उसके जाते ही अरूज ने दोबारा सर झुका लिया क्योंकि साथ बैठा जैन उसे ही देख रहा था। आयत बनी सवरी तितली की तरह इधर से उधर घूम रही थी जब बेध्यानी में सामने से आते रहमान से टकराई। हाय अल्लाह, वो दहाई देती पेशानी मसलने लगी। रहमान सीने पर बाजू बांधे उसे देखने लगा। आयत ने सर उठाकर सामने देखा। इरादा डांटने का था मगर सामने रहमान को देखकर नज़रों के साथ सर भी झुक गया। सॉरी, वो किसी मुजरम की तरह बोली। कहा था ना एहतियात कीजिए, रहमान ने बगौर उसे देखते कहा। वो मेरी गलती है, आयत ने ज़ुबान तर्क करते कहा। जी बिल्कुल आपकी ही गलती है, वो सर को खम देता बोला। सॉरी, वो शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार प्लीज़ एहतियात कीजिएगा, रहमान ने संजीदगी से कहा था। आयत ने ज़ोर से सर हिला दिया। गुड। वो मुस्कुराया। मैं चलती हूँ, वो तेज़ी से कहती साइड से निकलने लगी जब रहमान की बात पर उसके कदम थमे। अच्छी लग रही हैं, घर जाकर नज़र उतार लीजिएगा, रहमान मुस्कुरा कर कहता आगे बढ़ गया। आयत ब्लश हुई थी। रुखसती के वक्त हर आंख अश्कबार थी। दोनों बाप बेटी गले लगे रो रहे थे। रज़ा मीर ने खुद पर जब्त करते उसे चुप करवा कर खुद से दूर किया। अंकल, ये सब ड्रामे हैं। अरहम ने उसका ध्यान भटकाने के लिए रज़ा मीर के करीब होकर ऊंची आवाज़ में कहा। सच्ची? वो भी उसका साथ देते शरारत से बोले। उरूज रोते रोते हंस दी। बाकी सब भी मुस्कुरा रहे थे। उनके गाड़ी में बैठते ही रज़ा मीर ने दोनों का सदका उतारा था। वो नम आंखों से सबको देख रही थी। पीछे खड़े रहमान ने हाथ के इशारे से उसे स्माइल करने का कहा, जिस पर वो नम आंखों समेत मुस्कुरा दी। अरहम ने हाथ से ऐसा इशारा किया जैसे कह रहा हो जाओ जान छोड़ो। उसकी हरकत पर भीड़ में कह के गूंज गए। गाड़ी मीर मेंशन से निकली। उरूज का दिल बोझल था। जैन ने उसका हाथ थामकर उसे अपने होने की तसल्ली दी, जिस पर वो मुस्कुरा दी। सर घुटनों पर झुकाए वो बेड पर बैठी थी। लहंगा वो फ्रेश होकर उतार चुकी थी। तूबा के प्लान में एक और चीज़ भी शामिल थी कि तीनों दुल्हनें एक ही लहंगा पहनेंगी, जिस पर तीनों में से किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। इसीलिए यहाँ आते ही उसने लहंगा उतारकर अमानत के तौर पर अलमारी में रख दिया, जो कल सुबह उसके साथ ही मीर मेंशन जाना था। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर वो झेम कर मज़ीद सिमट गई।
अस्सलाम वालेकुम। सलाम करता वो उसके सामने ही बैठ गया। उरूज ने सर के इशारे से ही सलाम का जवाब दिया। क्या हुआ, शादी के बाद आवाज़ चली गई? वो शरारत से कहता उसके सामने ही कोनी के बल लेट गया। उरूज ने सर उठाकर उसे घूरा था, लेकिन उसकी आवारा नज़रें देखकर घबरा कर दोबारा सर झुका की। आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर यू। वो सीधा होकर बैठता उसके दोनों हाथ थाम गया। क्या? उरूज ने तजस्सुस से पूछा। क्या हो सकता है? उसने सवाल किया। मुँह दिखाई। वो सोचकर बोली, रुको। जैन उसका हाथ छोड़ता उठा। उरूज उसकी पुश्त देख रही थी जो अलमारी के पास खड़ा कुछ निकाल रहा था। 2 मिनट बाद वो एक खूबसूरत सा डब्बा लिए पलटा। खोलो। डब्बा उसे थमाकर अब वो उसके सामने बैठा था। उरूज ने डब्बा खोला और उसे लगा वक्त 5 साल पीछे चला गया। ज़िंदगी की उलझनों में वो उससे तो फरामोश ही कर चुकी थी। वो बेयकीनी से कभी जैन और कभी डब्बे में पड़े नेकलेस को देखती। आंखें लबालब आंसुओं से भर गई। उसे लगा था उसने अपनी माँ की आखिरी कीमती निशानी खो दी, मगर आज वो 5 साल बाद उसके सामने ऐसे हाजिर की गई थी। ये उसके लब कँपाए। कैसी लगी मुँह दिखाई? वो मुस्कुराया था। जैन? उरूज ने बढ़ते जज्बात से उसे पुकारा। उसके यूं पुकारने पर वो निहाल हुआ था। कब लिया था? उरूज ने हार को हाथों में उठाया। उसी रात। उसने दोबारा उरूज के हाथ थामे। तुमसे जुड़ी चीज़ मुझे खुद से ज़्यादा ज़रूरी है। जब तुमने उसे बेचा था तब मैंने उसे तुम्हें तंग करने के लिए ख़रीदा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। उसे बेचते वक्त जो उदासी तुम्हारी आंखों में थी उसने मुझे ऐसे करने से रोक दिया। वो सादगी से कह रहा था। जानती हो तुम्हारे बिना 5 साल कैसे गुजरे? वो उसकी आंखों में देख रहा था। मैं हर हफ्ते तुम्हारे हॉस्टल के बाहर आता था। वो अफसुर्दा सा मुस्कुराया। उरूज रोना छोड़कर हैरत से उसे देखने लगी। सिर्फ तुम्हारी एक झलक देखने के लिए सारा दिन तुम्हारा इंतज़ार करता, और जब तुम कॉलेज से वापस लौटती तो तुम्हें देखकर मैं वापस चला जाता। उरूज के रुके आंसू रवानी से बहने लगे। बहुत मिस करता था तुम्हें। आखिर में उसकी आवाज़ रुंध गई। मगर तुम्हारी बात का मान रखा और कभी तुम्हारे सामने नहीं आया। हमेशा दिल में एक डर रहता, अगर तुम मुझे भूल गई और अगर मैंने तुम्हें पाने से पहले ही खो दिया। उसके लहजे में खौफ डर आया था। उस दिन जब तुमने कहा तुम्हें मेरे आने का यकीन नहीं था, तब मुझे तुम्हारी बात मजाक लगी, लेकिन जब कैब देखी तब मुझे बहुत दुख हुआ था। वो चेहरा झुकाए कह रहा था। उरूज को शर्मिंदगी हुई। मगर मुझे देखकर तुम्हारा रोना भी मुझे समझ नहीं आया। वो हंसा। उरूज बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। तुम नहीं जानती तुम क्या हो मेरे लिए। एक आंसू उरूज के हाथ पर गिरा। शायद वो रो रहा था। आज तुम्हें पाकर मुझे लग रहा है मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। उसने सर उठाया। वो वाकई रो रहा था। मैंने जो कभी तुम्हारे साथ किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। उरूज ने सर दाएं बाएं मारा। आंसू टिप टिप उसकी आंखों से गिर रहे थे। तुम्हारी आंखें आईना है जिसमें मैं अपना अक्स देखता हूँ। जब जब तुम रोती हो वो अक्स धुंधला जाता है और मुझे डर लगता है कि तुम्हारे आंसुओं के साथ मैं भी बह ही ना जाऊँ। शिद्दत जज्बात से कहते हुए वो उसकी पेशानी से सर टिका गया। उरूज ने सख्ती से अपनी आंखें मीचकर आंसुओं के बहने का रास्ता रोका। क्या अंदाज था उसका चुप करवाने का। रोते हुए बहुत बुरी लगती हो, मत रोया करो। वो शरारत से कहता उसके आंसू साफ करने लगा। उरूज हंसती। और तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, हमेशा हंसते रहा करो। वो खुद ही कहकर शर्मा कर नजरें झुका की। जैन उसकी अदा पर गहरा मुस्कुराया था।